हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 11 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी लगाने को मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी फ्री चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हमारे द्वारा आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है, जिसमें आप फर्स्ट प्राइज़ के रूप में 3 लोगों को एमपीपीएससी मेंस का कोर्स मिलेगा, 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई का कोर्स मिलेगा और 87 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। उसके अलावा जितने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे सभी लोगों को आने वाले 1 साल तक 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा एक कोर्स में। तो इसके लिए आप 99 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐप पर जाइए और ऐप पर ये कोर्स के रूप में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज के रूप में अवेलेबल है। इसको आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें मध्य प्रदेश और करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आपकी जो मेहनत आप करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाती। तो हम में से कई लोगों को लगता है यार कि यार ये मेहनत क्यों करूं, ये तो बेकार जाएगी। तो दुनिया में आप जितनी भी कभी भी किसी भी समय आपने जो भी मेहनत की है वो यकीन मानिए आपको रिटर्न होकर जरूर मिलती है। वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको नहीं पता होगा, लेकिन अपने जीवन में या तो कुछ आपने सीखा है या कुछ नया किया है या कुछ ऐसा काम किया है जो लग रहा है यार कि मेरी पूरी मेहनत जाया चली गई, बेकार चली गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो मेहनत आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। तो इसलिए कभी भी मेहनत से मत घबराइए और लगातार मेहनत करते रहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कितने ऐप्स पर बैन लगाया है? तो ये 89 ऐप्स हैं। दूसरा प्रश्न, कब शुरू हुआ ऑपरेशन समुद्र सेतु? सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और ये 5 मई 2020 को शुरू हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि कौन से देश रूबेला और मीजल्स को खत्म करने वाले देश बने हैं? तो ये श्रीलंका और मालदीव है। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने WHO से अलग होने का ऐलान किया है? ये अमेरिका ने किया है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि भारत और किस संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी? और भारत और यूरोपीय संघ की ये बैठक होगी। वहीं छठवां प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने किस भाषा की कंजूर पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रण की योजना शुरू की है? और ये योजना मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के लिए शुरू की गई है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हो गया है? और इनका नाम जगदीप जाफरी है। और आठवां प्रश्न है कि कौन सा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI का उपयोग करेगा? और ये उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। नवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों में कितने रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? और ये 12,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं 10वां प्रश्न है कि एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसको 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये तो थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? और ये रीवा मध्य प्रदेश में है। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। सी पर यहाँ पर गलत जगह टिक हो गया है, तो बी ऑप्शन सही है। ये देखिएगा, इसको डिटेल देख लीजिए क्या है इसकी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र इसका उद्घाटन किया है। और ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है। यानी कि एक ही जगह पर इतनी बड़ी परियोजना एशिया में कहीं नहीं है। ये कहाँ पर है? तो रीवा के अंदर एक जगह है गुरु, गलत लिखा गया है पर गुड़ तहसील है। तो गुड़ तहसील में करीब 1590 एकड़ भूमि पर ये फैली हुई है और इससे 750 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसी के द्वारा उत्पादित बिजली का लगभग 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को जाता है, जहां जो दिल्ली मेट्रो को चलाने में यूज़ होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि कुशल जो श्रमिक हैं, कुशल लोग हैं, उनको आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? और इस पोर्टल का नाम है असीम पोर्टल। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, इसने जो कुशल लोग हैं यानी कि जो स्किल्ड लेबर है उसको आजीविका देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उसमें मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग यानी कि असीम पोर्टल की शुरुआत की है।
और ये पोर्टल क्या करता है, क्षेत्र और स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय उद्योगों की मांग है कि स्थानीय उद्योगों में जिस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, तो उनकी मांग के अनुरूप जो कर्मचारी हैं उनकी विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का काम करेगा। होता क्या है, किसी स्थानीय फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार के कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उसी जगह पर कुछ कुशल श्रमिक भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई लिंकअप नहीं होता, तो ये पोर्टल दोनों के बीच में लिंकअप का काम करेगा। यहाँ पर कुशल श्रमिकों की डिटेल्स डाली होंगी, जिसको जो फैक्ट्री या जिस उद्योग है जिसको आवश्यकता है उन कुशल श्रमिकों की वो देखकर रिक्रूट कर पाएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता क्या कर पाएंगे, यानी कि जिनको आवश्यकता है वो क्या कर पाएंगे, कुशल कार्यबल तक पहुंच पाएंगे और उनको नौकरी पर रखने की योजना बना सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि इसरो के द्वारा किस देश का एमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, और ये उपग्रह लॉन्च किया जाएगा ब्राज़ील का, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ये सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, माफ़ कीजिएगा, PSLV, इसके पर अगस्त 2020 में ब्राज़ील का एमेजोनिया 1 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। और ब्राज़ील जो है उसके द्वारा इस सैटेलाइट का डिज़ाइन किया गया है, संयोजन किया गया है और परीक्षण भी वहीं पर किया गया है। भारत क्या करेगा, भारत का जो इसरो है वो इसे लॉन्च करेगा, प्रक्षेपित करेगा, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। ब्राज़ील का एमेजोनिया 1 जो उपग्रह है वो पहला यहाँ का पृथ्वी उपग्रह है और उपग्रह का उपयोग जो अमेजन क्षेत्र है, जिनको दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, उनकी निगरानी और अवलोकन के लिए किया जाएगा। बात ब्राज़ील और इसरो की करेंगे। पहले इसरो के बारे में बता देता हूँ। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान है वर्तमान में। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ की राजधानी ब्राज़ीलिया है, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं और मुद्रा यहाँ की ब्राज़ीलियन रियल है। अभी चर्चा में इसलिए आए थे जायर बोल्सोनारो, एक तो भारत में ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 26 जनवरी पे, और दूसरा इनको अभी कोविड पॉजिटिव ये पाए गए हैं। चलिए मैप में मैं आपको अब ब्राज़ील लेकर चलूंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ब्राज़ील जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में आप जाएंगे तो अफ्रीका को क्रॉस करने के बाद, अटलांटिक महासागर को क्रॉस करने के बाद, ये जो आपको ग्रीन कलर का सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका में दिखाई दे रहा है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जिसकी राजधानी आप यहाँ पर देख पाएंगे ब्राज़ीलिया है। तो इस तरफ तो ये पूरी तरह से साउथ अटलांटिक सागर जो है उससे घिरा हुआ है। बाकी इस तरफ कुछ देशों के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, तो वो आप देख लेंगे, आपके मोबाइल में भी आप इस प्रकार के मैप को दे सकते हैं। तो अर्थ 3D वर्ल्ड एटलस के नाम से ये आपको मैप मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा। 90-100 रुपये की इसकी कुछ प्राइस है, उसमें आपको मिल जाएगा। आप लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि ये मैप कौन सा है, तो ये आप याद रखिएगा। यहीं पर अमेजॉन नदी बहती है, जो अपने प्रमाण के हिसाब से, यानी कि इसके प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है, यानी सबसे ज्यादा वहां पर बाजार कर्ज है, और ये है तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो आरबीआई ने आंकड़े जारी की हैं। इन आंकड़ों के आधार पर तमिलनाडु जो है वो इस वर्ष वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं बाजार से कर्ज के तौर पर। तो इस प्रकार से वो नंबर 1 बन गया है, कर्ज के मामले में सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। बाकी राज्यों की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश है और फोर्थ नंबर पर राजस्थान है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात तमिलनाडु की करेंगे। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये तमिलनाडु है और सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है। राजधानी इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, विधानसभा की 235 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करूँ तो मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर है, गुइंडू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क है और मुकुरती नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में कल्लानी बांध जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग्स लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, और ये जो अवार्ड दिया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो भवन है, जो मुख्यालय है, उसको दिया गया है। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका लूसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर स्थित जो मुख्यालय है इसको यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल US
जीबीसी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। और ओलंपिक हाउस इसे कहा जाता है। इसके पास सबसे दुर्गम LEED प्लेटिनम प्रमाण भी है, यानी कि ये काफ़ी मजबूत बिल्डिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग्स में से एक इसको माना जाता है। ये इमारत नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं उसके द्वारा संचालित है। और ओलंपिक भवन निर्माण में इसके लिए करीब 95% वेस्ट रिसाइकल्ड मटेरियल का प्रयोग किया गया है। बात यूरोपीय संघ की करेंगे तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बनी है। और भारत की सबसे बड़ी तितली बनी है गोल्डन वर्ड विंग, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। हिमालय क्षेत्र में पाई गई है। यहाँ पर तस्वीर में इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोल्डन वर्ड विंग तितली, इसको 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दीदी हाट करके कस्बा है, वहाँ पर 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ड विंग तितली पाई गई है, जिसको भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के भीमताल में बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मैटसैक और यूनान विश्वविद्यालय के चीनी विज्ञान एकेडमी के सृष्टि पांति इस अध्ययन के लेखक हैं। उनके द्वारा यह अध्ययन किया गया था और इसी अध्ययन में ये तितली प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि कहाँ स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है। और ये जो स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान, इस भारतीय विज्ञान संस्थान का एक सेंटर है, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें विकसित किया गया है एक ऐसा कंप्यूटर जो आंखों की पुतली से चल सकता है। और ये कंप्यूटर विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए विकसित किया गया है जिनका अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिनमें बोलने की भी क्षमता नहीं होती है, राइट। इस कंप्यूटर को रोबोटिक आर्म हाथ से जोड़ा गया है और जिसके जरिए मात्र आंखों की पुतलियों के माध्यम से ऐसे कई काम कर पाएंगे जो स्वतंत्र रूप से वो कर सकते हैं, सामान्यतः वो कंप्यूटर पर नहीं कर पाते थे। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, यानी कि वो अपना कार्बन उत्सर्जन जीरो कर लेगा और ये लक्ष्य रखा है 2030 तक, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए रेलवे ने अपनी जो खाली पड़ी इसकी ज़मीनें हैं उनको सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। और इसी प्रकार का एक प्लांट बीना मध्य प्रदेश में लगाने के लिए टेंडर भी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय रेलवे विश्व की पहली ऐसी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन संस्था हो जाएगी जो अपनी ज़रूरत की ऊर्जा की पूर्ति स्वयं से कर लेंगी, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए रेलवे ने BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसके साथ में समझौता भी किया है। आगे बढ़ेंगे, 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि गूगल प्लस को गूगल ने किस नाम से पुनः लॉन्च किया है। गूगल प्लस वहाँ गूगल की एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन थी, साइट थी, और इसको अब फिर से लॉन्च किया गया है गूगल करेंट्स के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इंटरनेट सर्च की कंपनी है गूगल और इसने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को करंट के रूप में रिलॉन्च किया है और ये गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। गूगल करंट के नाम से इसको रीब्रांड किया गया है। और गूगल करंट ऐप जो है अब केवल एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए ही है, यानी कि जो उद्योग के लिए ग्राहक हैं उनके लिए है। और ये जी सूट यूजर्स के लिए अप्रैल 2019 में गूगल करेंट्स प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई थी। तो जी सूट क्या है, तो जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो बड़े संस्थान होते हैं, उनके लिए जो है ये जी सूट, जिसमें ऑफिस से लेकर और एक संस्थान के लिए काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो उन पूरे सॉफ्टवेयर्स का एक समूह होता है, तो उसमें इसको शामिल किया गया है। बात गूगल की करते हैं तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। लेरी पेज इसके संस्थापक और सर्गे ब्रिन हैं, वहीं CEO सुंदर पिचाई हैं।
आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व बैंक ने आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 2020 में नेपाल को किस श्रेणी में रखा है। तो नेपाल की श्रेणी में परिवर्तन हुआ है, और भी देशों की श्रेणी में परिवर्तन हुआ है। तो इसको निम्न मध्यम आय से बढ़ाकर अब निम्न आय से उठाकर निम्न मध्यम आय में चेंज कर दिया है, यानी कि नेपाल अब गरीब देश नहीं रहा विश्व बैंक की नज़रों में। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में आय के आधार पर विश्व के देशों के वर्गीकरण की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत का जो स्टेटस था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। भारत अभी भी निम्न मध्यम आय वाला देश बना हुआ है। तो ये तो भारत के बारे में बात हुई। पहली बार नेपाल का जो वर्गीकरण किया गया है वो निम्न आय से चेंज करके निम्न मध्यम आय वाले देशों में कर दिया है, यानी कि नेपाल जो है वो गरीब देश नहीं रहा है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देशों से अब नीचे आ गया है, अब वो निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में आ गया है, जिसमें भारत है। मालदीव केवल अब ऐसा देश बचा है इस क्षेत्र में जो कि उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देशों में माना जाता है। विश्व बैंक क्या करता है, सकल राष्ट्रीय आय यानी कि जो ग्रोस नेशनल इनकम होती है जीएनआई, उसके आधार पर विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। बात विश्व बैंक की करते हैं तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं एमडी, और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत हैं। ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 जून को मनाया जाता है, और पीसी महालनोबिस जो भारतीय सांख्यिकी अधिकारी थे उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे आज के प्रश्न की तरफ, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज का हमारा प्रश्न है कि किस राज्य में CISF इसकी तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये राज्य लगातार यहाँ की पुलिस के कारण चर्चा में बना हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उत्तर जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज का वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।